हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द सिटी ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत राष्ट्रपति चैप्टर को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, राष्ट्रपति चैप्टर से विभिन्न एग्जाम में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि राष्ट्रपति के संबंध में भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। इस चैप्टर का वीडियो मैं 2 भागों में बनाऊंगा। आज की वीडियो में हम जो राष्ट्रपति से संबंधित भारतीय संविधान में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति के कार्यों एवं उसकी शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप चाहें तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर को हम अनुच्छेद वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि राष्ट्रपति होता क्या है। तो देखिए, जो राष्ट्रपति होता है वो देश का, कह सकते हैं कि राष्ट्र का मुखिया होता है, और साथ ही साथ यह राष्ट्र का कार्यपालक अध्यक्ष होता है। यानी जो राष्ट्र में समस्त कार्रवाइयाँ की जाती हैं वो इसी के नाम पर की जाती है। यानी जितने भी कार्य किए जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, वे सभी कार्य इसी के, यानी राष्ट्रपति के नाम पर ही देश में किए जाते हैं। आप देखेंगे तो भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 52 में किया गया है। देखिए, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी इसके पद के संबंध में जानकारी आपको कहाँ से मिलती है, तो यह हमें अनुच्छेद 52 से मिलती है, यह याद रखिएगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वह देश का प्रथम नागरिक होगा एवं देश के संवैधानिक प्रधान होगा। मैंने बताया कि जो राष्ट्रपति होता है वह देश का संवैधानिक प्रधान होता है, यानी देश का मुखिया होता है, और यह साथ ही साथ वह देश का प्रथम नागरिक भी होता है। आप देखेंगे तो हमारे यहाँ सरकारें जो होती हैं वो 2 स्तर पर गठित की जाती हैं। पहला स्तर है संघ स्तर और दूसरा है राज्य स्तर। देखिए, जो संघ स्तर की सरकार होती है, जो उसका हेड होता है, मुखिया होता है, वो राष्ट्रपति होता है। अर्थात जो संघ स्तर की कार्यपालिका होती है उसका जो हेड बनाया गया है वो राष्ट्रपति को बनाया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो राज्य स्तर पर सरकारें गठित की जाती हैं उसका जो कार्यपालिका का अध्यक्ष कह सकते हैं, जो मुखिया होता है, वो राज्यपाल होता है। आप ये याद रखिएगा, जो संघ की कार्यपालिका है उसमें आप देखेंगे तो राष्ट्रपति है, इसके अलावा उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिमंडल एवं महान्यायवादी शामिल है। यानी संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल एवं महान्यायवादी आते हैं। और राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आप देखेंगे तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं उसका मंत्रिपरिषद एवं महाधिवक्ता आते हैं। तो याद रखिएगा, ये सभी जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है एवं उसका मंत्रिमंडल है, यह सभी संघ की कार्यपालिका के अंग हैं। और जो मुख्यमंत्री है या राज्यपाल है, यह राज्य की कार्यपालिका के अंग हैं। आप देखेंगे तो जो राष्ट्रपति होता है भारत में उसकी स्थिति क्या है, तो जो राष्ट्रपति है वह नाम मात्र के संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है, जबकि उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग जो होता है वह प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिमंडल करता है। अर्थात भारत में जो राष्ट्रपति है उसको केवल नाम मात्र की संघ का कार्यपालिका का प्रधान बनाया गया है, जबकि जो उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। देखिए, आप देखेंगे तो जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें जो उस शासन व्यवस्था के, संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत 2 तरह की शासन व्यवस्थाएं आती हैं। पहला अध्यादेशात्मक और दूसरा संसदीय शासन व्यवस्था। अध्यादेशात्मक शासन व्यवस्था से मतलब है कि यहाँ पर आप देखेंगे जो वास्तविक प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। जैसा कि आप अमेरिका में देख सकते हैं, जो अमेरिका में राष्ट्रपति की स्थिति है वह वास्तविक प्रधान वाली, यानी वहाँ पर वह संवैधानिक, ऐसा नहीं है कि केवल नाम मात्र का प्रधान है, वहाँ पर वह वास्तविक प्रधान है। इसके अलावा आप भारत में देखेंगे तो भारत में, मैंने अभी आप सभी को पता होगा कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। कहने का मतलब यह है कि संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है उसको जरा हम समझ लेते हैं। देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था जहां पर भी होगी उसके 2 लक्षण होंगे। पहला है कि जो कार्यपालिका होगी वह अपनी नीतियों एवं कार्यों के प्रति, जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। आप भारत में देखेंगे तो कार्यपालिका, जो लोकसभा है, जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका में कह सकते हैं कि जो लोकसभा है, जैसे लोकसभा है उसको जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। और कार्यपालिका कह सकते हैं जितना भी मंत्रिमंडल, जो प्रमुख विभाग होते हैं यानी मंत्रिमंडल है, वो सारे के सारे अलग है और सारे के सारे जनता के प्रति उत्तरदायी बनाए गए हैं। तो पहली विशेषता इसकी यही होगी कि जो कार्यपालिका होगी अपनी नीतियों एवं कार्यों के प्रति
जनता के लिए मतलब कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। और दूसरी इसकी विशेषता यह होगी, जो राष्ट्रपति होगा वह केवल नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान होगा, जबकि जो उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग जो उसकी वो शक्तियों का प्रयोग करेगा वो प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिमंडल होगा। इसीलिए आप देखेंगे तो जो भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाया गया है, इसीलिए आप राष्ट्रपति जो होता है वह कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो भारत में आपको संसदीय शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। और यह याद रखिएगा, जो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में भी आप देखेंगे तो जो वहाँ पर राष्ट्रपति की स्थिति है सेम भारत की ही तरह है। वहाँ पर भी जो राष्ट्रपति होता है वो केवल नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान होता है, जबकि जो उस वहाँ पर सारी जो कार्यों का संचालन करता है यानी जो सारी शक्तियों का प्रयोग करता है वो प्रधानमंत्री होता है। देखिए, हमने ये देखा कि राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किसमें किया गया, तो अनुच्छेद 52 में किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 53 में क्या है, तो अनुच्छेद 53 में देखिए राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार क्या होगा, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो कार्यपालिका की सारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। इस अनुच्छेद में यही कहा गया है कि कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। देखिए, कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रपति होता है वो बहुत कम मामलों में उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं के माध्यम से करता है, बल्कि हर समय देखेंगे तो वो उन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से ही करता है, अर्थात प्रधानमंत्री के माध्यम से, कह सकते जो उसके नीचे नीचे का पद होगा उन्हीं के माध्यम से उन शक्तियों का प्रयोग करता है। खासकर जो प्रधानमंत्री होता है उसका मंत्रिमंडल होता है, इसके अलावा जो विभिन्न अधिकारी होते हैं वे ही इनकी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो अनुच्छेद 53 में यही कहा गया है कि जो कार्यपालिका की सारी शक्तियां होंगी वो राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। देखिए, यह अनुच्छेद 53 में कहा गया। अनुच्छेद 54 में बात करें तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर निर्वाचक के मंडल का मतलब क्या होता है, देखिए जो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन कराया जाता है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। यहाँ निर्वाचक मंडल का मतलब है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे, अर्थात उसके निर्वाचन में किसको वोट देने का अधिकार होगा, उसी को निर्वाचक मंडल कहा जाता है। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो लोग भाग लेंगे उन्हें निर्वाचक मंडल की संज्ञा दी गई है। और इसमें आप देखेंगे तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेंगे, तो पहला है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, अर्थात लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। देखिए, आप देखेंगे तो लोकसभा में इसके पहले कुछ दिन पहले आप देखेंगे तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम कुल संख्या थी वो 552 थी, लेकिन उसमें से 2 एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान किया जाता था उसको समाप्त कर दिया गया। अब उसमें अधिकतम संख्या देखेंगे तो 550 आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वर्तमान में जो संख्या है वो 545 है, जिसमें से आप देखेंगे तो जो 243 मैंने अभी बताया कि इसमें से 550 देखने को मिलती है, तो इसमें से जो 2 सदस्य हैं उनको एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। और वर्तमान में जो केवल कह सकते हैं कि 543 सदस्य ही निर्वाचन के द्वारा चुनकर आते हैं। यानी वर्तमान में जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या लोकसभा में है वो 543 है। और राज्यसभा में बात करेंगे तो राज्यसभा में भी आप देखेंगे तो इसमें वर्तमान में जो संख्या है, अधिकतम संख्या वैसे 250 है, लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे तो 245 इसमें है। और 245 में से आप देखेंगे तो इसमें से 12 सदस्य जो होते हैं वो मनोनयन के द्वारा चुने जाते हैं, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। इसके अलावा 233 सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो जिनका निर्वाचन होता है वही सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि निर्वाचित सदस्य ही केवल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो जितने भी राज्य विधानसभा है उनमें जो निर्वाचित सदस्य वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अलावा देखिए विशेष 2 है यहाँ पर। पहले दिल्ली और पुदुचेरी, इनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया था।
क्योंकि आप देखेंगे तो दिल्ली विधानसभा के अंतर्गत भी, दिल्ली में भी विधानसभा का गठन किया गया है और पुदुचेरी में भी विधानसभा का गठन किया गया है। और यहाँ के जो सदस्य हैं इनको 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। यानी अब यह भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। यानी आप देखेंगे तो यह याद रखिएगा आप। और टोटल में बता दूं विधानसभाओं से कितने सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं तो 4120, यानी विधानसभा से 4120 सदस्य, और यहाँ पर देखेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 776 सदस्य केंद्र, यानी विधानसभाओं से 4120 सदस्य और आप बात करें संसद से तो 776 सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल संख्या जो आएगी वो 4896 आएगी। यानी वर्तमान में 4896 सदस्य, यानी 4896 सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोटर का मतलब वोटर का काम करते हैं, यानी कह सकते हैं कि भाग लेते हैं। या आप ये भी देखिएगा। और इसके अलावा आप देखेंगे तो निर्वाचक मंडल हो गया। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या है। देखिए, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है वह समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब क्या है, तो देखिए इसमें कहा गया है कि जो संघ है और राज्य है इसमें दोनों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यानी संघ एवं राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिलता है। मैंने अभी बताया कि जो संघ है उसमें जो सांसद कह सकते हैं उनकी जो संख्या है वो 776 है। इसके अलावा आप देखेंगे तो विधानसभाओं में अगर टोटल जितनी सारे देश में सारे जितनी भी विधानसभाएं कुल उनकी संख्या जो है वह 4120 है। यह याद रखिएगा 4120 है। तो इन दोनों का जो मत वैल्यू होता है, कह सकते हैं संघ का और राज्यों का दोनों बराबर होता है। इसी को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है। अर्थात 776 और के जो है वो 4120 के बराबर है। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक विशेष फार्मूले का अनुसरण किया जाता है, कह सकते हैं विशेष सूत्र के द्वारा जो मत वैल्यू होता है उसको निकाला जाता है। देखिए, अगर किसी एक विधायक का मत, मैंने बताया कि देखिए विधायकों की संख्या ज़्यादा 4120 है और जो सांसदों की संख्या वो 776 है। इन दोनों को समान प्रतिनिधित्व मिलता है, यानी दोनों कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इसको किस आधार पर लगाया जाता है मैं इसको बता देता हूँ आप सभी को। देखिए, एक विधायक का मत अगर निकालना रहता है तो इसके लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या में उस राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दे दिया जाता है। इसके साथ ही साथ इसमें बटा, इसको देखिए, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, और इसको भागा कहते हैं, भागा 1000। तो आप इसको उल्टा करेंगे तो 1/1000 ये आएगा। ऐसे इस फार्मूले के द्वारा एक विधायक का मत निकाला जाता है। यानी जितनी उस राज्य की जनसंख्या है उसमें राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, याद रखिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग देंगे, फिर उसमें 1/1000 का गुणा करेंगे तो एक विधायक का मत निकल कर आएगा। इसके अलावा देखिए, एक सांसद का मत कैसे निकाला जाएगा, तो एक सांसद का मत निकालने के लिए कुल विधायकों का मत मूल्य का योग, यानी उस राज्य के कुल विधायक जितने हैं उनका मत मूल्य का योग करेंगे और कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या से भाग दे देंगे तो एक सांसद का मत निकलकर सामने आएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो दूसरा इसमें टर्म यूज किया जाता है वह है एकल संक्रमणीय या हस्तांतरित मत पद्धति। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है वो अप्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, तो इसमें जनता, कह सकते हैं कि जनता सीधे वोट नहीं डालती है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। यानी जो उसका निर्वाचक मंडल होता है वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, कह सकते हैं। यानी इनका जो निर्वाचन, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जनता द्वारा इनका निर्वाचन नहीं होता है, बल्कि जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। दूसरा है कि गुप्त मतदान। यानी देखिए, इसमें गुप्त मतदान कुछ नहीं, इसमें होता क्या है कि पहले ही डिसाइड कर लीजिए, जिस पार्टी की बहुमत होती है वो अपने पार्टी का ही राष्ट्रपति चुनता है। इसमें पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि राष्ट्रपति इनको चुना जाना है। तो एक गुप्त मतदान के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। मतलब जैसे आप देखेंगे, जैसे कि लोकसभा का चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है, ऐसे ही गुप्त मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव भी किया जाता है। लेकिन ये पहले से तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। वो पार्टी के ऊपर है कि पार्टी जिसको चाहे वो राष्ट्रपति बना सकती है। और एक बात यहाँ याद रखिएगा कि जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है इसको कभी कभी हेयर पद्धति
हेयर पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि हेयर पद्धति किसे कहते हैं, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति को हेयर पद्धति कहते हैं, क्योंकि जो इसका आविष्कार किया था हेयर ने किया था, उन्हीं के नाम पर इसको हेयर पद्धति के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो राष्ट्रपति के क्रम में, जैसे नॉर्मली आप चुनाव में देखेंगे, जैसे लोकसभा का चुनाव हो गया, विधानसभा का चुनाव हो गया, पंचायत का चुनाव हो गया, यानी प्रधानी का चुनाव हो गया, तो इन सब में होता क्या है कि एक सिद्धांत फॉलो किया जाता है जिसे फर्स्ट पोस्ट दी पास्ट पद्धति कहा जाता है। इसमें मतलब होता है कि जो सबसे ज्यादा वोट लाता है वो जीत जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कह सकते हैं कि वरीयता क्रम को देखा जाता है। इसमें जैसे जो वोट डालने वाले होते हैं, जो वोटर होते हैं, वो जैसे इसमें जो खड़े रहते हैं, जैसे इसमें वोटर देता है ए बी, मान लीजिए 4 लोग ए बी सी डी, ये 4 लोग कैंडिडेट राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। तो जिसमें वोटर होगा वो वरीयता के आधार पर इन सभी को वोट डालेगा, लेकिन एक ही व्यक्ति होगा वो सभी को वोट डालेगा। पहले वो ऐसे चुनेगा कि मैं, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि पहले बी राष्ट्रपति बने, तो मैं इसको 1 नंबर की वरीयता दूंगा, और मैं चाहता हूं कि अगर बी राष्ट्रपति ना बने तो ए बन जाए, तो इसको मैं 2 नंबर की वरीयता दूंगा। इसके अलावा अगर ए ना बने तो इसके बाद चाहे तो सी बन जाए, तो मैं इसको 3 नंबर की, यानी 3 नंबर की वरीयता दूंगा। यानी इसमें एक ही मत जो होता है वो हस्तांतरित होता रहता है। देखिए, पहले राउंड का गणना किया जाता है, इसमें जो सबसे जिसका कम मत रहता है उसको निकाल दिया जाता है। इसमें मतलब जो मत होगा वो बेकार, ऐसा नहीं है कि आप जिसको मत दिया वो हार जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें मत जो होता है वो हस्तांतरित होता जाता है। यानी पहले आपने चुना कि पहले नंबर 1 वरीयता देंगे कि पहले आप जो जिसको चुनेंगे कि पहले बी बने। अगर बी नहीं बनता है, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं जीतता है, तो ए जीते। ए नहीं जीतेगा तो जो आपका वोट होगा वो सी को चला जाएगा। ऐसे करके वोटों का हस्तांतरण हो जाता है इसमें। और एक बात और याद रखिएगा कि आप देखेंगे जैसे जो लोकल, मतलब कह सकते विधानसभा, लोकसभा या पंचायत का चुनाव होता है, इसमें चुनाव चिन्ह दिया जाता है, और साथ ही साथ ये दलीय आधार पर होता है। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ना ही इसमें चुनाव चिन्ह कोई दिया जाता है और ना ही ये दलीय आधार पर होता है। इसमें होता क्या है कि एक फिक्स कोटा दे दिया जाता है। चुनाव जीतने के लिए एक फिक्स कोटा दे दिया जाता है, और एक कोटा अगर कोई पूरा कर लेता है तो वह चुनाव जीत जाता है। देखिए, कोटा में होता क्या है, इसका सिंपल सा फार्मूला है कि जो कुल वैध मत है उनमें निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, यानी जो वैकेंसी है, जितने लोग उम्मीदवार हैं, उसमें एक जोड़कर इसमें +1 जोड़ दिया जाता है। यानी ये जो फार्मूला है, इसी के आधार पर कोटा अगर कोई प्राप्त कर लेता है, यानी पहले देखिए, पहले चरण की मतगणना की जाती है। अगर पहले चरण में अगर वो इस कोटे को पूरा कर लेता है कोई, तो राष्ट्रपति बन जाता है। यदि पहले चरण में कोई इस कोटे को पूरा नहीं कर पाता है तो दूसरे चरण की मतगणना की जाएगी, और दूसरे चरण की मतगणना में वो कोटा पूरा कर लेता है तो राष्ट्रपति बन जाएगा। अगर दूसरे चरण की मतगणना में भी वो कोटा पूरा नहीं कर पाता है तो वह तीसरे चरण की मतगणना की जाएगी। और हाल ही अभी ऐसा हुआ नहीं है, दूसरे चरण की मतगणना में लोग राष्ट्रपति बन जाते हैं। आपने सुना होगा, जो वीवी गिरी थे वो दूसरे चरण की मतगणना में राष्ट्रपति बने थे। और यह प्रक्रिया तब तक चलती है कि जब तक एक राष्ट्रपति निर्वाचित ना हो जाए। तो एक कोटा है, इस कोटे को प्राप्त करके जो राष्ट्रपति होता है वो चुनाव जीत जाता है। इसके अलावा आप देखें, 55 में मैंने बताया कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति दी गई है। अब 56 में देखेंगे तो राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। वैसे दोस्तों, जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वह सामान्यतः 5 वर्ष के लिए होता है। यह याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वह सामान्यतः 5 वर्ष के लिए होता है। और कब तक, देखिए, जिस स्थिति से वह शपथ धारण करता है, यानी अगर, और यह जिस दिन से वह शपथ लेगा उसी दिन से वह 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। और कब तक बना रहेगा, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी ना चुना जाए, यानी जब तक कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए ना चुन लिया जाए तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। और याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति होता है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, जिसकी सूचना जो होता है उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। इसमें अनुच्छेद 56 में ये 2 बातें कही गई हैं कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 वर्ष का होगा, और यह कब से, तो जिस तिथि से वह शपथ धारण करेगा, और यह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का ग्रहण ना कर ले। इसके अलावा आप देखेंगे अनुच्छेद 57 में, तो अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता की बात की गई है। देखिए, पुनर्निर्वाचन का मतलब कि दोबारा कोई व्यक्ति अगर चुनकर आता है तो उसके संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए, इसकी कोई तय सीमा नहीं है। एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति का चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन सकता है।
भारत में यह प्रावधान किया गया। और अन्य देशों में देखेंगे, जैसे जो अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में केवल एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, यानी एक व्यक्ति केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन भारत में इसकी कोई तय सीमा नहीं है, आप जब तक मन करे तब तक चुनाव लड़िए, और आप जीतते हैं तो राष्ट्रपति के पद के लिए वैध होंगे। इसके साथ ही मतलब आप देखेंगे तो जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो अधिकतम 2 बार अभी तक बने थे, और हाल ही में आप देखेंगे तो रामनाथ कोविंद भी भारत के 2 बार राष्ट्रपति रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।